अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ जो केस था 190 मिलियन पाउंड अलकादिर केस, उसका फैसला जो कि महफूज किया गया था, तीन बार ताख़ीर का शिकार हुआ था, आज बिल आखिर वो फैसला भी सामने आ गया और इस फैसले के तहत इमरान खान को 14 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना, जबकि बुशरा बीबी को 5 साल कैद और 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। और साथ ही अलकादिर यूनिवर्सिटी जो है वो हुकूमती तहवील में देने का हुक्म भी दिया गया है। अलबत्ता इस केस के हवाले से आपको ये भी बताते चले कि इस रेफरेंस के अंदर 8 मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था। फ़र्द जुर्म सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और बुशरा बीबी पर आयद किया गया और उन्हीं के खिलाफ जो है वो आज सज़ाएँ सुनाई गई हैं। हुकूमत की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी आज इस फैसले के बाद तवातुर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। हुकूमत इस फैसले को बहुत अच्छा जान रही है और ये कहती है कि ये तारीख का मेगा करप्शन केस था जिसका बिल आखिर फैसला सामने आया और वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब, जिनका बयानिया मुस्तकिल एहतसाब का था, उनका बयानिया जो है वो दयानतदारी का था, आज उनकी चोरी जो है वो साबित होती है, उन पर करप्शन साबित होता है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ये केस सज़ा का नहीं बल्कि बरियत का केस था और ये सियासी इंतकाम लिया गया है और उन्होंने साथ ही ऐलान किया है कि इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। अब इस फैसले के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मज़ाकराती अमल है, क्या उस पर यह फैसला असर अंदाज होगा या नहीं, आज इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। अपने मोहतरम मेहमान का तारुफ कराती चलूँ। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइन फोकस हैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेट में और हुकूमती मज़ाकराती टीम के तर्जुमान भी। इरफान सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो इस केस के हवाले से जो फैसला आज आया है, आप समझते हैं कि इंसाफ के तमाम तर तकाजे भी पूरे हुए और आप मुतमईन हैं, हुकूमत यानी आपसे मुराद हुकूमत मुतमईन है जो फैसला आया है उससे? जी नादिया, मैं समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से एक से ज़्यादा हुकूमती वज़रा ने भी और जो बराह रास्त हुकूमत में शरीक हमारे पार्टी के ज़ोमा हैं, उन्होंने भी इस पे इज़हार ख्याल किया है। बड़ी तफसील से इसके कानूनी निकात भी बयान किए हैं और इसके जो हमारे मुल्क का CRPC है या इसके और तकाज़े हैं या इस केस का जो पस मंज़र है उस सब पे बड़ी तफसील से वो रोशनी डाल चुके हैं। तो मैं एक तो कानूनी माहिरीन में से नहीं हूँ, ना ही उस तरह से मैंने हुकूमती नुमाइंदा होते हुए इस केस की जुज़ियात और तफसीलात देखी हैं। एक आम आदमी की हैसियत से जब मैं इस केस को देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल सादा सी बात नज़र आती है कि एक शख्स हैं, उसका नाम ए है और वो लंदन में उनकी एक कोई बहुत बड़ी रकम ट्रेस होती है और उनसे पूछा जाता है, उस रकम की तफसीलात जानने की कोशिश की जाती है तो वो मुतमईन नहीं कर पाते। तो वो तस्वर ये किया जाता है कि ये रियासत पाकिस्तान का कोई इल गाटन मनी है जिसको वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। वो पैसा पाकिस्तान को, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को वापस आ जाता है। अब स्टेट ऑफ पाकिस्तान की उस वक्त जो बागडोर थी वो थी वज़ीर आज़म इमरान खान के पास। वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान उस पैसे को एडजस्ट कर देती है उसी शख्स यानी ए के अकाउंट के अंदर जो उसने जुर्माना अदा करना था। ठीक है, सादा अल्फाज में यूं कह लीजिए कि जो रकम ए से ली गई थी वो ए को वापस कर दी गई और उसके बाद होता यह है कि ए को वापस कर देने तक अगर बात होती तो शायद केस की नौयत ज़रा कमज़ोर हो जाती। उस ए की दूसरी जेब से सैकड़ों एकड़, कोई 500 एकड़ के करीब ज़मीन हासिल की जाती है जिसको फ़ायदा पहुंचाया जाता है और उस ज़मीन पे एक यूनिवर्सिटी कायम होती है, एक ट्रस्ट बनता है। तो ये सारी जड़ें जो हैं या सारी गुत्थियां जो हैं वो बिल्कुल सुलझी हुई है, इसमें पेचीदगी नहीं थी। तो इसीलिए लोग कहते थे कि ओपन एंड शट केस है, यानी कोई चीज़ फर्जी और तखयलाती नहीं है। रकम का तयन हो चुका है, बाहर से आ चुकी है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बीच में आता है कि इस रकम पर ए का हक नहीं था।
तो ये सादा से एग्जाम्पल्स हैं। अब मेरे मुतमईन होने का या ना होने का तो इसमें सवाल नहीं है। बाकी उनके पास अपील के मौके मौजूद हैं। हाई कोर्ट में जा सकते हैं, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और इंसाफ के तकाजे अगर बकौल उनके यहाँ पूरे नहीं हुए तो किसी न किसी मरहले पे जरूर पूरे हो जाएंगे। तो इरफान सिद्दीकी साहब, जैसे आपने कहा ना कि अपील जो है वो हाई कोर्ट में जाएगी, अगर हाई कोर्ट में फैसला नहीं होता जाहिर है फिर सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। लेकिन इसी हाई कोर्ट के हवाले से जो तब्दीली 26वीं आईनी तरमीम के तहत आनी है, आप समझते हैं कि इस केस पर यानी इस फैसले पर असरअंदाज हो सकती है? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि इस पे असरअंदाज हो सकती है या नहीं। मेरे नज़दीक तो सिल्वर लाइनिंग जो पीटीआई के पास या इमरान खान साहब के पास मौजूद है वो यही है कि उन्हें एक और दरवाज़ा खटखटाने का और उसके बाद एक और दरवाज़ा खटखटाने का इस्तेकाक मौजूद है। हमारा मामला तो ये था कि हमारा केस जो मियाँ साहब का केस था वो शुरू ही सुप्रीम कोर्ट से हुआ, खान साहब की दरखास्त के ऊपर हुआ और वहीं से शुरू होकर वहीं ख़त्म हो गया। ना कोई अपील है, ना कोई वकील है, ना कोई दलील है। लिहाजा हमारे पास तो फोरम्स भी नहीं थे और वो सज़ा जहाँ से पहले ही फोरम से हुई और पहले ही फोरम पे वो हतमी करार पाई। तो गनीमत है इनके पास दो मौके हैं। लेकिन इन्हीं मौके पर कता कलामी के लिए माफी चाहूंगी इरफान सिद्दीकी साहब, इसी मौके के हवाले से जो हाई कोर्ट का आपने जिक्र किया और जिसका मैंने सवाल भी किया, इमरान खान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से आज उन्होंने ये बयान जारी किया है जिसमें वो कहते हैं कि जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है, और इस फैसला जो नहीं आ रहा था, जो ताखीर का शिकार था, उसके हवाले से कई तज्जिया निगार का ये कहना था कि हुकूमत भी ये चाहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की तैनाती होनी है वो मुकम्मल हो जाए या कम से कम हतमी शक्ल में आ जाए, तब इस फैसले को ऐलान किया जाए। देखें, जिस शख्सियत का आप जिक्र कर रही हैं उनका एक हुनर है ख़ास और वो हुनर है बयानिया साजी। उसमें मैं, आप और कोई भी शायद उनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो हर मौके पे, अब वो जजों पे एतराज़ कर रहे हैं जो अभी आए ही नहीं हैं और उनकी तकर्री नून ने नहीं करनी, हुकूमत ने नहीं करनी, एक निज़ाम ने करनी है, एक जुडिशल कमीशन ने करनी है। और वो आते हैं, नहीं आते हैं, या वो होते हैं या नहीं होते हैं, वो हर तकर्री पर इस तरह का तनाज़ा खड़ा करते हैं। वो हत्ता कि उन्होंने आर्मी चीफ की तकर्री पे भी कई महीने पहले से ये तनाज़ा खड़ा कर दिया था कि ये नहीं आना चाहिए, फिर उसके बाद उन्होंने जलसे किए, जुलूस किए, हंगामे किए, धरना देने पहुंच गए। तो उन्होंने कभी किसी तकर्री पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। अभी चीफ जस्टिस की तकर्री जो थी उससे कई महीने पहले उन्होंने एक जज पर दाव लगाना शुरू कर दिया कि जी ये आएंगे तो इनकलाब आ जाएगा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं मानते, वो किसी तकर्री को नहीं मानते, लिहाजा उनके न मानने से कोई सवाल नहीं पैदा होता। उनके पास वाहिद तरीका ये है। अब देखें ना, इस केस को भी आप देखें, इस केस में उन्होंने कोई अपना गवाह पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनको मौका था कि गवाह पेश करते, अपनी सफाई में पेश करते। उन्होंने कोई सबूत, कोई दलील दी नहीं है और 1 साल तक केस चलता रहा है। तो अब इसका इल्ज़ाम भी जज पे डाल दें जी कि उसने फैसला कर दिया। आपके जो वकला, आपके जो गवाह पेश हुए हैं, यानी जो इस्तगासा के गवाह हैं, वो भी कोई पुलिस का गवाह नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नून का गवाह नहीं है, किसी और पार्टी का नहीं है। वो सब के सब आपके वज़रा हैं या आपके जो अफसर थे वो हैं। आप ही के इर्द गिर्द जो लोग थे उन्होंने आके गवाहियां दी हैं। तो इसलिए इसको आपने आगे जाके लड़ना है, उससे आगे जाके लड़ना है। लेकिन आज जो बात आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कही, जिसमें उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि मेरिट फॉलो किया जाएगा कोर्ट में, लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना था कि पैरिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बूटे का और XYZ का जो केस है वो बाद में और इमरान खान साहब जो अपील फाइल करें उसको पहले टेकअप कर लिया जाए। इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि जैसे हुकूमत ये चाहती है कि वो मैक्सिमम कम से कम अंदर रहें जितना वो रह सकते हैं इस जेल में। जी, हुकूमत अगर ऐसा चाहती है तो हर हुकूमत अपने हरीफ के बारे में ऐसा ही चाहती है। ये कोई अजूबा नहीं है और ना ये हुकूमत, हमारी हुकूमत जो है कोई ऐसे आसमान से आए फरिश्तों पे मुश्तमिल है जो इस तरह की ख्वाहिश या इस तरह की उसके दिल के अंदर बात ना हो। ये बात एक तरफ है, लेकिन जो बात आपने मंसूब की है आज़म नज़ीर तारड़ से, ये तो खान साहब कहा करते थे
और इस पे इसको बड़े तमतराक से कहा करते थे कि ये क्या मुल्क है कि गरीब के लिए और कानून है तो अमीर के लिए और कानून है, तो ये तो रियासत मदीना में तो ऐसे नहीं होता था। तो अब अगर बाकी एक मुलजिम ऐसा है या मुजरिम ऐसा है सजा पाके जिसे 6 साल हो गए हैं और उसकी अपील नहीं लगी है और उसकी अपील नहीं लगती और मेरी अपील लग जाती है, तो जाहिर है कि खान साहब के उस उसूल की भी नफी होती है और आजम नजीर तारड़ जो कह रहे हैं उसकी भी नफी होती है। तो इरफान साहब अब आते हैं जरा उस मुज़ाकरात की तरफ जो कि जाहिर है इस केस के या फैसले के जो असरात हैं वो किस हद तक आप समझते हैं कि मुज़ाकरात पर पड़ सकते हैं जो आपके और तहरीक इंसाफ के दरमियान इस वक्त हो रहा है? उसमें देखें नादिया, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा पहला इजलास हुआ तो हम ये फोर्सी करते थे कि जी ये हम तो कमरे के अंदर बैठ गए हैं आमने सामने और बात कर रहे हैं और अच्छी नीयत के साथ वो भी हमारे पास आए और हम भी अच्छी नीयत के साथ उनके साथ मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा था कि बाहर की दुनिया जो है वो हमारी गिरफ्त में नहीं है। इधर हमारी तरफ से भी कड़वे तल्ख बयानात आएंगे, उधर से भी आएंगे, कोई ट्वीट आ जाएगा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, जैसा कि होता रहा है आपने देखा। हमने ये भी कहा कि अगर कहीं अदालती अमल से किसी को सजा हो जाती है, ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं हमारे यहाँ, अच्छा, तो भी हमारे मुज़ाकरात जारी रहनी चाहिए। इस पे फिर एक स्टेटमेंट आई वकास अकरम साहब की जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं PTI के, उसके बाद चेयरमैन अली गौर साहब की एक स्टेटमेंट आई कि जो भी फैसला होगा ये मुज़ाकराती अमल जारी रहेगा। खान साहब ने भी अपने जो मिलने वाले हैं उनसे इस बात का इजहार किया, उनकी हमशीरा ने भी किया। तो मैं तवक्को रखता हूँ कि चूंकि अब एक बड़ा जो मरहला था कि वो अपने मुतालबात तहरीरी शक्ल में पेश करें, वो जी वो आ गए हैं, हाँ। हमारे पास आ गए हैं। हमने एक और ज़ैली कमेटी बना दी है, उनको देख रही है। 27 या 28 तारीख तक जो उन्होंने कहा था कि जी 7 दिन और हमने कहा था 7 वर्किंग डेज, वो पूरे हो जाएंगे और इंशाल्लाह हम उन्हें जवाब देंगे। हमारे कानूनी मुशावरत शुरू हो चुकी है। सर आप उनको जवाब तो देंगे, आपने 7 वर्किंग डेज का कहा, ज़ैली कमेटी आप लोगों ने तश्कील। फिर जो बात मुझे समझ में नहीं आई कि गुज़िश्ता रोज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह साहब के हमरा की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जो चार्टर ऑफ डिमांड आया है वो झूठ का पलंदा है, प्रोपेगेंडा है। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब आपने ये बात तहरीरी तौर पर करनी ही है, यानी जवाब तहरीरी तौर पर देना ही है, तो आप नहीं समझते कि इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस से माहौल तो ख़राब हुआ और एक तरह से आपने ये कह दिया कि जब ये झूठ का पलंदा है तो फिर इसका मतलब हुकूमत आगे मुज़ाकरात में नहीं बढ़ेगी। देखिए, आपने अगर उसको पढ़ा हो उस दस्तावेज को जो 3 पेजेस पे फैली हुई है, काश मेरे पास उसका उर्दू तर्जमा था, मेरे साथ होता है इस वक्त तो मैं पढ़ के भी आपको सुनाता कि वो झूठ का पुलंदा कैसे है। और मैंने उसको चार्जशीट का नाम भी दिया था, जो आपको शायद ख्याल नहीं है कि मैंने भी कुछ कहा था उसमें। हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है, चार्जशीट है और झूठ के पलंदे को हमने मंसूब नहीं किया था उनके 2 मुतालबात से। जो सीरियस मुतालबात हैं वो अपनी जगह हैं, मुतालबे हैं जिसका उन्हें हक हासिल है। उन मुतालबों से पहले जो उन्होंने एक लंबी तमहीद बांधी है ना, एक दास्तान, वो पूरी की पूरी थी जिसको उन्होंने झूठ का पुलंदा कहा था और जिसको मैंने कहा था जी कि ये चार्जशीट है। उसके अंदर इतने तल्ख अल्फाज थे और इस तरह से उन्होंने अपना केस बिल्ड किया था कि जी यहाँ खून की नदियां बह गई और यहाँ ये हो गया वो हो गया। इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने बड़े तो आप लोगों ने जब ये चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया गया और इसमें जो सख्त अल्फाज का उन्होंने इस्तेमाल किया, इस हवाले से आप लोगों ने बाकायदा तौर पर कल PTI की मुज़ाकराती कमेटी को इस पर एतराज़ उठाया था आप लोगों ने? जी एतराज़ बिल्कुल हमने मैंने ये जो अल्फाज जो इस्तेमाल किए थे जी कि ये चार्जशीट है, मैंने तो वहाँ बैठ के भी कहा था जी कि ये आपके मुतालबात तो अपनी जगह, लेकिन आपने तो हुकूमत के खिलाफ पूरी चार्जशीट मुरतब कर दी है जिसका कोई वाज़ेह जवाब उन्होंने नहीं दिया। इसी तरह बाकी लोगों ने भी कहा था, नवीद कमर साहब ने कहा था और लोगों ने कहा था जी कि इसकी ज़ुबान आपने बहुत तल्ख रखी है, बहुत सख्त रखी है। ये अंदर भी पॉइंट आउट हुआ था, बाहर भी हुआ है। तो मुतालबात अपनी जगह है उनके, उनको हम देखेंगे और कानूनी हैसियत उनकी जो होगी, जुडिशल कमीशन बन सकते हैं नहीं बन सकते उसको हम देखेंगे, लेकिन उसकी दास्तान सराई जो की गई है ना, जो पूरी कहानियां उसके अंदर जोड़ दी गई हैं, नथी कर दी हैं, उन पे हमें एतराज है। ओके, और आज इमरान खान साहब ने इसी जिस एक्स प्लेटफॉर्म पे
उन्होंने अपनी ट्वीट की है, उस पर उन्होंने आखिर में ये भी कह दिया है कि बददयानत लोग कभी न्यूट्रल एम्पायर्स को नहीं आने देते। हुकूमत जुडिशल कमीशन के मुतालबे से इसलिए राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददयानत है। उन्हें यकीन नहीं है कि आप लोग जुडिशल कमीशन पे अग्री करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो बददयानत हूँ, जिसको उन्होंने बददयानत करार दे दिया या हमारी पूरी कमेटी को करार दे दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इतने जतन करके उन बददयानत लोगों के पास क्या लेने आते हैं, क्यों आते हैं? आपने पहले अपनी कमेटी कायम की, वो कमेटी 4 दफ़ा गई है स्पीकर साहब के पास। स्पीकर साहब से उन्होंने कहा जी कि आप हुकूमत से कहें। स्पीकर साहब हुकूमत के पास गए हैं, वज़ीर आज़म से गए हैं, उनसे इल्तजा किया कि कमेटी बनाएं। कमेटी बनी बददयानत लोगों की, और उन बददयानत लोगों से आप क्या चाहते हैं? इसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूं, आप हमें बददयानत बेशक समझें, लेकिन अपनी कमेटी को बताएं कि भाई इन बददयानत लोगों के पास क्या लेने जा रहे हो तुम। अपनी कमेटी से बात सर, वो तो साथ साथ उन्होंने कहा साथ साथ तो वो कहीं और भी उनकी मुलाकात हुई है, जिसकी गुज़िश्ता रोज आपने तरदीद भी की कि कोई ऐसी मज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन वो तो ये कहते हैं कि हो रहे हैं। अलग बात भी हुई है और मस्बत बात हुई है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि कल जो गुस्सा था या जो रिएक्शन था हुकूमत का, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था। नादिया, वो मुझे उसकी मुलाकात की सारी जुज़ियात का भी मालूम है, मुझे उन मुकालमों का भी मालूम है। ये ऐसे ही है जैसे आप दावत दें अपने 10-12 दोस्तों को, या किसी मसले पे ख़ानदान के 10-12 लोग जमा हों, उसको डिस्कस करें कि यार ये घर का इशू है। 8 आदमी फारग होकर चले जाएं, 2 आपके कान में या आपकी वालदा के कान में कहें जी कि हमने बड़ी ज़रूरी बात करनी है, और वो आपको लेके साथ वाले कमरे में चले जाएं और खड़े खड़े आपकी बात सुने, तो ये मुलाकात नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा है, अगर अली गौहर साहब ऐसा समझते हैं, और अलीमा खान साहिबा ने भी कल कहा जी कि बड़े खुश आइंद हैं, और खान साहब ने भी बड़े इत्मीनान का इजहार किया है, और इनको बैकडोर डायलॉग प्रोसेस का नाम दिया है अली गौहर साहब ने, और ये कहा जी कि बैकडोर भी चलेगी तो फ्रंट डोर भी चलेगी, तो ये 2-2, 3-3 दरवाज़ों के सारी मुज़ाकरात नहीं चला करते। वो खुद फैसला कर दें। अब हमारी जो तौकीर है, हम बददयानत हैं जो हैं, वो तो हैं अपनी जगह, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि हमारी बातचीत बराह रास्त आला तरीन फौजी सतह पे शुरू हो गई है और बड़ी इत्मीनान बख्श है, तो फिर हमारे सामने जिन लोगों को बिठाया हुआ है उनको बताएं कि यार छोड़ दें आप ये एफर्ट। अब हमें वो दरवाज़ा मिल गया है जो हम 1 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो खुल गया है। अब यहाँ छोटे छोटे दरवाजों से, खिड़कियों से, रोशनदानों से झांकने का कोई फायदा नहीं, उनको समझाएं। ठीक है, तो लेकिन आप नहीं समझते इरफान सिद्दीकी साहब, आप लोग तो कहते हैं, आप फुल अथॉरिटी से ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, और अभी भी आपने बयान किया, वो कहते हैं हुए हैं, तो ये तो इस बात की तरदीद या तायीद फिर सिक्योरिटी ज़राए के बजाय ISPR से आनी चाहिए थी। माजी में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब का दौर था, और बाकायदा तौर पर उस वक्त के जो तर्जुमान थे ISPR के, उन्होंने ये कहा कि हमें बाकायदा तौर पर सालसी का किरदार अदा करने के लिए हुकूमत ने कहा, लिहाजा हम इसलिए आए। याद है ना आपको? ये मुझे बहुत सा याद है, लेकिन ये तो पुरानी बात आप कर रही हैं। लेकिन कल क्या आपको कहीं से सूरत हाल के बारे में सिक्योरिटी सोर्सेज ने आपको कुछ नहीं बताया? बताया है ना? नहीं, लेकिन एक तो होती है ना ऑफिशियल तरीके से तरदीद कर देना ज्यादा बेहतर होता है। सुन लेना, अगर वो ऑफिशियल नहीं थी तो आप लोगों ने क्यों बड़े एहतमाम से नशर की, क्यों बड़े एहतमाम से आज सुर्खियां लगी हुई हैं? आपको पता है ना कि वो ऑफिशियल है या अनऑफिशियल है, ऑथेंटिक है या नहीं है, सोर्सेज क्या हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहाँ से क्या बात आई है। अब आप कहती हैं जी कि ISPR का ठप्पा उस पर लगना चाहिए। हो सकता है ISPR ये सोच रहा हो कि यार इस माइनर सी चीज़ को बतंगड़ बना रहे हैं तो हम इसको ज़्यादा वक़्त ना दें। उनकी अपनी प्रायोरिटीज हो सकती हैं, लेकिन उन्होंने जो सूरत हाल थी वो आपको बता दी है। सही। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, आखिर में बस एक चीज़ बताते जाए मुझे कि आज अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात वन ऑन वन हुई है इमरान खान साहब से, और काफ़ी लंबी हुई है। क्या ये वही मुलाकात है जिसका कि कल आप लोगों से रिक्वेस्ट की गई थी कि मुफस्सिल मुलाकात चाहते हैं, विदाउट कैमरा चाहते हैं, अनइनहिबिटेड चाहते हैं?
नादिया, हमारे साथ जो रिक्वेस्ट हुई थी वो किसी इंडिविजुअल की नहीं थी। गंडापुर साहब करते रहते हैं मुलाकातें, उसकी बैकग्राउंड में नहीं जानता। हमारे साथ तो इज्तमाई कमेटी जो उनकी 6-7 अरकान की है उसकी मुलाकात की बात की गई थी। तो ऑफिशियली हमारी तरफ से ये कहा गया था जी कि ठीक है, जिस तरह की मुलाकात आप चाहते हैं हम रिकमेंड किए दे रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो जब तक मुलाकात नहीं हो जाती उनकी 6 अफराद की या 7 अफराद की, तो किसी एक फ़र्द की मुलाकात काफ़ी ना वो समझेंगे और ना शायद जो तय हुआ था उसका तकाजा पूरा होगा। अली अमीन गंडापुर साहब की जब अकेले मुलाकात होती है तो फिर बहुत सारी बातें और बाद में पता चलती हैं, लिहाजा इसीलिए मैं ये कंफर्म कर रही थी कि ये वो मुलाकात कहीं उसी तकाजे का शाखसाना तो नहीं। बट बेहद शुक्रिया इरफान सिद्दीकी साहब फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन इन फोकस। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो है तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी से कि अब मामलात को किस तरह से आगे चलता देख रहे हैं आज के फैसले के बाद। वेलकम बैक। इन फोकस हैं बानी तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी साहब। आज के फैसले के हवाले से आप सबका मौक़िफ़ भी सामने आया अपील में जाने की। आपने कहा कि हमने पहले से ही प्रिपेयर भी की हुई है और ये अपील भी फाइल की जाएगी। लेकिन फैसल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि इस अपील के हवाले से इमरान खान तो पुरुमीद नहीं है। उनके जो एक्स प्लेटफॉर्म पे आज बयान जारी हुआ है उसमें वो कहते हैं कि जिन जजेस के नाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए भेजे गए उनका वाहिद मेरिट मेरे खिलाफ फैसले देना है। तो क्या बिल्कुल उन्हें उम्मीद नहीं है किसी किस्म का कोई रिलीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से? देखिए, जो जिन जजेस के नाम भेजे गए थे, अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें जो 2 जज साहबान के नाम भेजे गए थे, एक उनके खिलाफ केस प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जिन्होंने इद्दत का फैसला दिया था और जो कि सेशन कोर्ट में अपील में उड़ गया था। और जिस तरीके से वो फैसला दिया गया था वो बहुत ही काबिल एतराज था। और उनके जज साहब के ऊपर जो है वो सीरियस एलिगेशंस हैं जो कि इंक्वायरीज एंटी करप्शन में पेंडिंग पड़ी हुई है एनकेपी में, जिसका उन्होंने बजाय के इल्जाम के जवाब देने के उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ भी मामलात करने शुरू कर दिए। तो उसके तनाजुर में थी। बाकी ये है कि देखिए, अदालत में तो जो लीगल वे है हमने वहीं पे जाना है, अपील में जाना है। और अगर इंडिपेंडेंट जजेस के सामने लगेगा केस तो मुझे उम्मीद है कि ये भी केस का जो फैसला है वो ऐसे आएगा जैसे 4 पहले केसेस में आया था। यानी ये सजा जो है किसी तौर पे भी मेरिट पे ये स्टैंड नहीं कर पाएगी। फैसल चौधरी साहब, तवातुर से इमरान खान साहब ये कहते रहे कि ये फैसला जब सुनाया जाना था और इसे मुअख्खर किया गया 3 मरतबा, उसकी वजह ये थी कि प्रेशर डाला जा रहा है और जो ऑफर्स उन्हें दी जा रही हैं। तो आज जबकि वो मुल्जिम से मुजरिम करार पाए हैं, ये ऑफर्स खत्म होती हैं या अब आप समझते हैं कि ज्यादा आसान होगा उन पर प्रेशर डालना? देखिए, इमरान खान साहब जो है ऐसी जजमेंट से डेटर नहीं होते हैं। मेरी मुलाकात हुई है ऑर्डर के बाद उनसे और बेगम साहबा दोनों से। वो बिल्कुल पुरअज़म है और उनका जो रिजॉल्व है अपनी कमिटमेंट के साथ, हकीकी आज़ादी के साथ, मुल्क में जमहूरियत और आइन और कानून की बहाली के साथ, या आज़ाद अदलिया, आज़ाद मीडिया के कॉजेज के साथ, तो वो रिजॉल्व जो है वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। और कोई भी अगर शख्स या कोई भी लोग ये समझते हैं या हुकूमत ये समझते हैं कि इमरान खान साहब सजाओं से डर के उसे डील में चले जाएंगे तो वो किसी भूल में है। इमरान खान साहब जो है किसी तौर पे भी इन चीजों से डेटर नहीं होते। ओके, तो फैसल चौधरी साहब ये भी बताइएगा कि आज अली अमीन गंडापुर साहब की भी मुलाकात हुई है 1-on-1, 1.5 घंटा बताया जाता है। तो ये उसी मुलाकात का हिस्सा थी जो कि मुज़ाकराती कमेटी ने कल मांगी थी कि हमें एक मुफस्सल मुलाकात कराए जिसमें कैमराज ना हो और अनइनहिबिटेड हो। देखिए, अली अमीन साहब की मुलाकात हुई है और वो अकेले मिले या पूरी मुज़ाकराती टीम को होगी ऑब्वियसली कि वो जो है ये मामला किस तरह से किए जाए ताकि किसी किस्म की जो फर्दर है। आज इमरान खान साहब ने वैसे ये कहा है, मुझे भी उन्होंने ये कहा कि अगर वेडनेसडे तक या 1 हफ्ते के अंदर ये जुडिशल कमीशन में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो फिर मुज़ाकरात में वक्त ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो फिर ये मुज़ाकरात हुकूमत के साथ नहीं किए जाएंगे और जो बैकडोर मुज़ाकरात है वो जारी रहेंगे?
देखिए, वो मुज़ाकरात जो है वो तो जारी रहेंगे, और उन मुज़ाकरात की भी जो कोई मामला आगे बढ़ना है उसका भी जो काफी सारा दारोमदार है वो हमारी डिमांड्स की एक्सेप्टेंस पे है कि वो किस तरह से की जाएंगी। अगर वो तो हमारा जुडिशल कमीशन और हमारे ईरान के ऊपर अगर कोई मामला होता है तो फिर हम उसमें आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और अगर नहीं होगा तो फिर हमारे लिए मुज़ाकरात को मुअत्तल करने के अलावा कोई चॉइस नहीं होगी। क्योंकि इमरान खान साहब ने इसे खुशाइन करार दिया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मुज़ाकरात हुए। हुकूमत, आज भी इरफान सिद्दीकी साहब इसी प्रोग्राम में थे, वो उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हुए और ये गलत बयानी है। नहीं, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। ये मुज़ाकरात हुए हैं और ये मुज़ाकरात जो है ये गौर साहब ने इमरान खान साहब को इसके ऊपर जो है पूरा ब्रीफ किया है। ठीक है, ब्रीफ भी किया है। और जी हाँ, और ये मुज़ाकरात में बिल्कुल मुल्की मामलात के ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और देखते हैं कि ये मामला जो है कहाँ पे जो है जाएगा। तो फैसल चौधरी साहब, आखिर में ये भी बता दीजिएगा कि क्या ये जो एक डोर है, क्योंकि आप लोग पहले कहते थे कि आगे से वो मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, वो करना नहीं चाहते, अब ये ओपनिंग हुई है तो तहरीक इंसाफ की जो शिकायत है और जो आप समझते हैं कि आपकी जमात के ऊपर सख्ती है वो अब हम समझें कि अब कम होना शुरू होगी? देखिए, अभी तो जो है ये ऐसा मामला नहीं है, अभी तो हालात वैसे ही हैं। जब सख्ती कम होगी तो फिर देखेंगे कि क्या मामला है। हम चाहते हैं कि हमें आइन और कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए और जो हमारे बुनियादी शरई हकूक है वो जो है उनको इंश्योर किया जाए और जो भी कानून के मुताबिक हमारा बनता है मामला उसको जो है आइन और कानून के मुताबिक हमें इन मामलात को जो है डील किया जाए। और हम कोई राइट नहीं मांगते, हम कोई किसी किस्म की वो चीज नहीं मांगते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ जो मुज़ाकरात हुए और आगे भी जो आप कहते हैं कि अभी जारी रहेंगे, इसके लिए सिर्फ अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर जो हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे इमरान खान साहब को, इन्हीं दोनों को कहा गया है। बुनियादी तौर पे अली अमीन साहब ही जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, व्हाट्सएप के चेयरमैन है। अब ये आगे बात बढ़ती है तो फिर इसके मुताबिक देखा जाएगा कि क्या सिलसिला जो है वो किस तरह से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आज का जो फैसला आया है उस हवाले से बात करेंगे अशतर औसाफ साहब से। वेलकम बैक। आज के फैसले के हवाले से बात करते हैं साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब से। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अशतर साहब। जो एक सवाल है और जो उठाया जा रहा है कि दो लोगों के ऊपर इस केस के अंदर फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, और उन्हीं के लिए आज सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन जो इस रेफरेंस में दीगर मुल्ज़िमान थे, टोटल 8 थे, उन सब के हवाले से जो बकिया है, जिसमें शहजाद अकबर हैं, मलिक रियाज हैं और इसके अलावा भी लोग हैं, वो जुल्फी बुखारी हैं, वो मफरूर करार हैं, इश्तिहारी हैं। तो उनके हवाले से क्या करना चाहिए है, क्योंकि क्या आप ये समझते हैं कि बगैर तमाम लोगों के इंसाफ के तकाजे पूरे हुए हैं? जी, अगर लेजिस्लेचर ने यानी पार्लियामेंट ने मुकर्ररा ने ये कानून ये बना दिया हुआ है, ज़मान हो उनमें से कुछ गायब हो जाएं तो बाकियों का ट्रायल नहीं हो सके। तो इसलिए कानून के तकाजे ये कहते हैं कि जब कोई इस तरह की सिचुएशन आए तो जो मुल्ज़िम हाजिर हैं उनका ट्रायल कर लिया जाए और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके मुतल्लिक जो है उनके दायमी वारंट्स कर दिए जाते हैं। और कानून में ये भी इजाज़त है कि उनके ख़िलाफ़ आप एविडेंस रिकॉर्ड कर लें, लेकिन वो उनको हक हासिल होगा क्रॉस एग्जामिन करने का जब वो वापस आ जाएं या कोर्ट के आगे सरेंडर कर दें। और ये एक केस नहीं है, 2 केसेस नहीं है, बहुत सारे केसेस हैं जिनमें इस तरह होता है, जिसमें आप मर्डर केसेस को भी आप देख लें, आप वाइट कॉलर क्राइम के केसेस को भी देख लें,
आप और बहुत सारे केसेस में। सो दिस इज़ परमिसिबल और कानून के तकाजे जो हैं वो पूरे होते हैं। इसमें कोई मिस ट्रायल या गलत नहीं होगा, क्योंकि वर्डिक्ट जो है वो उन दो के लिए है जिन्होंने अपना ट्रायल फेस किया, और उनके मुतालिक ना वर्डिक्ट आएगा ना उनके मुतालिक कोई ऐसी चीज़ जिससे उनका केस प्रेजुडिस हो। ओके अशतर रौसा साहब, ये जो केस है जिसके हवाले से कहा गया कि आपने एक शख्स का पैसा जो कि वहाँ पर बरतानिया के अंदर वो साबित नहीं कर सके कि वो कहाँ से आया था, उसको एनसीए ने यहाँ पर राउट किया वापस हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने में जाने के बजाय आपने उसको उसी शख्स के जो पेनल्टी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो जमा करानी थी, आपने उसके एवज़ ये कर दिया। दिस वाज द केस। और फिर ये बताया गया कि इसके एवज़ मलिक रियाज साहब ने 498 कनाल अराजी ज़मीन जो है वो दी और उस पर अलकादर ट्रस्ट जो है वो फॉर्म किया गया और एक यूनिवर्सिटी बनाई गई। ये वो केस था जो सामने आया। लेकिन तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जब पैसा जो है वो इमरान खान साहब के पास नहीं है, जो ज़मीन है वो इमरान खान या उनका ख़ानदान उससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, उसे बेच नहीं सकता, वो एक ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये करप्शन है? हाँ, ये अच्छा सवाल है, लेकिन देखना तो ये है कि ये सारी बातें जो हैं क्या इमरान खान के डिफेंस में की गई तो उनकी क्या अहमियत है। पहली बात, क्या ये केस अनड्यू एनरिचमेंट का है, जेब में पैसे डालने का है? नहीं, ये ऐसा केस नहीं है। ये है अब्यूज ऑफ अथॉरिटी का, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का, ये है वो केस। अब इसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। केस कुछ ऐसा है कि कुछ अराजी खरीदी जाती है किसी के कहने के ऊपर कि ख्वाहिश ये है कि हम कोई यूनिवर्सिटी कायम करें। अच्छा, इसमें आप अपनी जेब से कोई पैसे नहीं देते, कोई कुछ नहीं करते, आपके दोस्त हैं, आपके करीबी लोग हैं, उनके नाम से ये प्रॉपर्टी पहले आइडेंटिफाई होती है, फिर वो खरीदी जाती है। और किस पैसे से? एक कंपनी के पैसे से। कौन करता है इस तरह? कौन सी कंपनी जो है उसके ऑडिटर्स के ऊपर एतराज़ नहीं करेंगे? क्या कौन सी कंपनी है जो इस तरह के मामलात करे? क्यों करेंगे वो? क्यों किसी के लिए वो ज़मीन खरीदेंगे? फिर वो ज़मीन मुंतकिल की जाती है एक एंटिटी के नाम, और वो एंटिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। अच्छा, उसके जो ट्रस्टीज़ हैं वो इमरान खान साहब और उनकी बेगम बन जाते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि उसके ऊपर 24 करोड़ रुपए से एक यूनिवर्सिटी भी कायम कर दी जाती है, बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है। तो मुझे बताइए कि कौन ये सब कुछ करेगा, किसके लिए करेगा, क्या कंसिडरेशन होगी? तो ये उकदा जो है ये बाद में खुलता है। और वो कैसे खुलता है? जब ये सारी बातें आती हैं कि एनसीए ने कुछ पैसे फ्रीज किए और उन पैसों को उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को मुंतकिल कर देते हैं, क्योंकि ये नो कॉन्टेस्ट केस है। कॉन्टेस्ट केस हो तो जिस तरह नाइजीरिया या बाकी जगहों पे से पैसे हैं तो फिर वहाँ पे एक कोर्ट का वर्डिक्ट आता है। जब कॉन्टेस्ट ना हो तो फिर वो वापस कर दिए जाते हैं टू दैट कंट्री जहाँ से वो पैसे आए थे। अच्छा, अब ये पैसे जो हैं ये आने तो चाहिए थे फेडरेशन के पास, गवर्नमेंट के पास नहीं, फेडरेशन के पास या प्रोविंस के पास जिसकी ये जमीन थी। और ये पेनल्टीज नहीं है, ये है जमीन का इफ्जाना। दिस इज फॉर दैट पर्पस कि 450 बिलियन रुपए जमा कराने थे जो ट्रांसफर हुई थी प्रॉपर्टी, ठीक, उसके एवज। तो ये है मैट्रिक्स, ये है सारा सिलसिला। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे जुडिशियल वर्डिक्ट भी दिया हुआ है, और उन्हें वर्डिक्ट दिया कि ये पैसे हमारे पास नहीं आने चाहिए थे, ये इस अकाउंट में गलत जमा कराए गए हैं, और इसको वापस कर दिया। अगर ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ना होता तो फिर पीटीआई जो है या उनके जो बानी हैं उनका मौक़िफ़ जो है उसको शायद तक़वियत मिलती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एक जुडिशियल वर्डिक्ट आ जाए और उसको किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, ना उसमें कोई रिव्यू दायर किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब आप सारी देखें तो फिर क्लैरिटी आती है। अभी तक तो इस तरीके से किया जा रहा है कि पानी को उछाला जा रहा है, और इस तरह किया जा रहा है कि जिस तरह कोई कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है। अशतर रौसा साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। अशतर औसाफ साहब, जब आप कहते हैं कि देखिए ये इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, अब्यूज़ ऑफ पावर का केस था, तो उस वक्त की जो काबीना थी जिसके सामने ये बंद लिफाफा लाया गया था एंड दे सॉर्ट ऑफ एंडोर्स्ड इट, तो क्या वो स्कॉट फ्री हैं? मतलब नहीं मैं बताऊं आपको, दे वर डिसीव्ड। देखिए कैबिनेट कौन बनाता है? प्राइम मिनिस्टर। उनका मिनिस्टर्स का एग्जिस्टेंस इन द कैबिनेट मरहून मिन्नत है किसके? प्राइम मिनिस्टर के। तो जो प्राइम मिनिस्टर उनको डायरेक्शन देगा वही होगा ना। फिर किसकी जरूरत होती है कि वो कहे कि मैं नहीं मानता इस बात को, मैं एंडोर्स नहीं करता? ही लूज दैट जॉब। So it is in abuse of that power that he exercised on those people. So they are the victims. They can't be the accused. आप देखिए शेख रशीद साहब ने बरबला कहा वहां पे कि ये हम कैसे कर सकते हैं। श्री मजारी साहबा ने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं। और भी लोगों ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम नहीं कर सकते। बट द प्राइम मिनिस्टर सेड go ahead and do it. This is what I want you to do, and this is exactly what he did. इसको कहते हैं abuse of dominant position, इसको कहते हैं abuse of your आपकी जो इख्तियारात हैं। अच्छा, ओके। अब आते हैं ज़रा एक कानूनी सवाल आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है या मुतालबा है तहरीक इंसाफ का हुकूमती मज़ाकराती कमेटी से, और उस चार्टर ऑफ डिमांड्स के अंदर उन्होंने ये कहा कि जो कमीशन बनेगा चीफ जस्टिस की सरबराही में बनेगा और उसमें जो जज साहिबान होंगे वो तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जो मज़ाकराती कमेटी है वो मिल करके अपॉइंट करेगी। ये कानूनी तौर पे किया जा सकता है? वी आर टॉकिंग अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस, वो सरबरा और बाकी सब मिल करके अपॉइंट करें कंसेंसस से। ऐसा नहीं है। देखिए जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज का कानून है वो कहता है कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है कमीशन को, ठीक। और आपने पहले भी ये देख लिया कि एक कमीशन मुकर्रर किया गया था इलेक्शंस के अंदर धांधली के जब ये मामला थे, उसमें 3 जजेस को सुप्रीम कोर्ट के बिठाया गया जिन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई और पीटीआई के इल्जामात बिल्कुल झूठे और लफ्ज़ हैं। और ये लेकिन क्या उस कमीशन के फैसले को उन्होंने मान लिया था? नहीं। दूसरा ये कि कमीशन सिफारिशात करता है, वो वर्डिक्ट नहीं देता, और उसकी सिफारिशात जो हैं वो मरहून मिन्नत होती हैं अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट की। तीसरा ये एक मुसलमा असूल है कि जहाँ पे क्रिमिनल केसेस हों, जहाँ पे केसेस चल रहे हों, जहाँ केसेस के फैसले आ चुके हों, वहाँ पे उन्हीं फैक्ट्स को इंक्वायर नहीं करता कोई भी कमीशन। तो ये मुतालबा बिल्कुल गलत है, गैर आईनी है और गैर कानूनी है। ओ तो सर, जो एक तो आपने कहा कि जिन केसेस का फैसला आ चुका हो और जो केसेस सब जुडिस हो उसके हवाले से क्या इंक्वायरी कमीशन बन सकता है? Not at all. You know why? Then you are undermining the authority of the judiciary. Then you are undermining. देखिए एक जज के पास एक केस है और उसने उसका कॉग्निजेंस ले लिया है, आप उससे कॉग्निजेंस नहीं ले सकते। और ये कैसी अजीब सी बात होगी कि जुडिशियल वर्डिक्ट जो है वो ताबे हो जाए कमीशन की फाइंडिंग्स के ऊपर। तो याद रखिए कमीशन कैन नॉट गिव ए जजमेंट इवन इफ इट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, दे कैन नॉट गिव अ वर्डिक्ट। तो इसका मतलब तो ये हुआ अशतर औसाफ साहब कि ये जो मुतालबा है इस पर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर सकती, कानूनी तौर पर कमीशन नहीं तश्कील कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। दिस इज आई डोंट नो, मेरा ख्याल है ये चूंकि शायद लोगों को इल्म नहीं है इसलिए इस बात को उछाला जा रहा है। मैं तो तालिब इल्म हूँ, जो अहले इल्म है वो भी आपको यही बात बताएंगे कि जब कोई मामला अदालत में चल रहा हो उसमें कमीशन की तश्कील गैर कानूनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशतर औसाफ साहब, ये एक बहुत ही पहलू आपने हमें बताया है कानूनी। अब इसी पर मेरे ख्याल से आगे भी बात होगी और यही काम हुकूमत ने करना भी है। जो सब कमेटी इरफान साहब ने कहा कि तश्कील दी गई है, देखते हैं कि क्या मामला तय पाते हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह कर चुकी है अगर कमीशन की तश्कील करने की मंजूरी हुकूमत नहीं करती तो मज़ाकरात फिर उसी वक्त ख़त्म कर दिए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।